नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। तो आज हम गोता लगा रहे हैं तांबे के बाजार में। एमसीएक्स पर कॉपर फ्यूचर्स का भाव 970 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। ये एक नया रिकॉर्ड है। जाहिर है, मतलब बाजार में कुछ बड़ी हलचल चल रही है। हमारे पास जो जानकारी और विश्लेषण है वो साफ तौर पर सप्लाई में, मतलब आपूर्ति में आ रही दिक्कतों की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही कीमतें ऊपर धकेल रही हैं, ऐसा लग रहा है। आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि तांबे के बाजार में आखिर ये सब हो क्यों रहा है और आने वाले वक्त में क्या तस्वीर बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को खोलना। ये जो 970 रुपए का आंकड़ा है, ये वाकई ध्यान खींचने वाला है। क्या इसका सीधा कनेक्शन उन खबरों से है जो हम सप्लाई साइड से सुन रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान में वो क्या कहते हैं, फोर्स मेजोर वाली बात? बिल्कुल, इसका सीधा संबंध सप्लाई की तंगी से ही है। इंडोनेशिया में फ्रीपोर्ट की जो ग्रासबर्ग खदान है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सोने और दूसरी सबसे बड़ी तांबे की खदानों में से एक है। वहाँ फोर्स मेजोर घोषित होने का मतलब है कि वो कुछ अप्रत्याशित कारणों से अपने तयशुदा कॉपर की सप्लाई पूरी नहीं कर पाएंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अनुमान है कि सितंबर 2025 से लेकर 2026 के अंत तक, यानी करीब सवा साल में, इस एक रुकावट से ही करीब 5,91,000 टन इतने तांबे के उत्पादन का नुकसान हो सकता है। ये ग्लोबल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 5,91,000 टन। ओह, ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सिर्फ इंडोनेशिया नहीं, चिली से भी तो कुछ ऐसी ही खबरें थी, है ना? हाँ बिल्कुल, चिली जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है, वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अगस्त में वहां तांबे के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले आप देखें 9.9% की भारी गिरावट आई है, और ये पिछले 2 सालों में सबसे तेज गिरावट बताई जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह वो जुलाई के अंत में चिली की सरकारी कंपनी है नाकोडेल्को, उसकी एल तेनियंते खदान में एक दुर्घटना हुई थी। उसी के चलते कुडेल्को को अपने 2025 के प्रोडक्शन अनुमान में 30,000 टन की कटौती करनी पड़ी। तो ये अलग अलग जगहों पर जो छोटी बड़ी रुकावटें आ रही हैं, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रही हैं। और रुकिए, ये सिर्फ खदानों तक ही सीमित नहीं है मामला। चीन में भी, जो तांबे का सबसे बड़ा कंज्यूमर और रिफाइनर है, वहां भी सितंबर की शुरुआत में तांबे के उत्पादन में करीब 5% की गिरावट देखी गई। इसका असर ये हुआ कि ग्लोबल मार्केट से लगभग 5 लाख टन रिफाइंड तांबा कम हो गया। साथ ही शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज के जो वेयर हाउस है, उनमें कॉपर का स्टॉक वो भी पिछले हफ्ते 3.8% कम हुआ है। तो ये सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। बाजार में तांबा उतना है नहीं जितनी जरूरत महसूस की जा रही है। तो ये तो साफ है कि सप्लाई साइड पर काफी दबाव है। इंडोनेशिया, चिली, चीन, मतलब हर बड़ी जगह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और यही सब मिलकर कीमतों को आसमान पर पहुंचा रही हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है, डिमांड का, मांग का। क्या डिमांड साइड से भी कुछ ऐसा हो रहा है जो कीमतों को और हवा दे रहा है? बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ सप्लाई की कमी की ही नहीं है, इसमें बढ़ती मांग की उम्मीदें भी एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, 3 बड़े ट्रेंड्स हैं जो तांबे की मांग को भविष्य में बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। पहला, ग्रीन ट्रांजिशन, मतलब हरित ऊर्जा की तरफ दुनिया का बढ़ना। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटरों का तेजी से बनना। और तीसरा, ग्लोबल रीआर्मामेंट, मतलब दुनिया भर में जो सैन्य खर्च बढ़ रहा है वो। ये दिलचस्प है। मतलब भविष्य की तकनीकें, ग्रीन एनर्जी और वैश्विक सुरक्षा की चिंताएं, ये सब इस पुरानी पारंपरिक धातु तांबे पर निर्भर हैं। लेकिन इनमें तांबे की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब क्या खास बात है इसमें? देखिए, तांबा बिजली का बेहतरीन सुचालक है। मतलब इसमें करंट बहुत आसानी से बहता है, लॉस कम होता है। अब आप ग्रीन एनर्जी को सोचिए, सोलर पैनल हैं, विंड टर्बाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उनके चार्जिंग स्टेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा वायरिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगते हैं, जिनमें तांबे का खूब इस्तेमाल होता है। एक अनुमान है कि एक इलेक्ट्रिक कार में एक सामान्य पेट्रोल कार के मुकाबले शायद 3 से 4 गुना ज्यादा तांबा लगता है। 3 से 4 गुना? अच्छा। हाँ, और एक बड़े विंड टर्बाइन में तो कई टन तांबा इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह एआई डेटा सेंटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं, और उन्हें ठंडा रखने के लिए भी बहुत एफिशिएंट सिस्टम चाहिए। इन सब के लिए बेहतरीन वायरिंग और कनेक्टिविटी जरूरी है, और वहाँ तांबा अपनी कंडक्टिविटी और भरोसे के कारण पहली पसंद बनता है।
और जहाँ तक सैन्य खर्च की बात है जो आजकल बढ़ रहा है, उसमें भी आधुनिक हथियार प्रणालियाँ, जहाज, विमान, संचार उपकरण, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरिंग के लिए तांबे का काफी इस्तेमाल होता है। तो जब आप इन सभी सेक्टर्स से आने वाली संभावित मांग को देखते हैं और इसे मौजूदा सप्लाई की दिक्कतों के साथ जोड़ते हैं, तो ये कीमतों में बढ़ोतरी का एक क्लासिक केस बन जाता है। सीधी सी बात है, मांग बढ़ने की उम्मीद है, सप्लाई तंग है, तो नतीजा कीमतें ऊपर जा रही हैं ना। समझ गया, बिल्कुल। तो सप्लाई की चिंताएं और भविष्य की मजबूत मांग की उम्मीदें, ये दोनों मिलकर बाजार को गरमा रही हैं और शायद इसीलिए बड़े बैंक्स भी अब तांबे को लेकर इतने बुलिश हो रहे हैं। हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी जिनमें कीमतों के अनुमान काफी बढ़ा दिए गए हैं। हाँ, ये सेंटिमेंट अब बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फोरकास्ट में भी साफ झलक रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका को ही लीजिए आप, उन्होंने अगले साल यानी 2026 के लिए तांबे की कीमत का अपना अनुमान $10,188 प्रति टन से बढ़ाकर $11,313 कर दिया है। ये करीब 11% की बढ़ोतरी है उनके पिछले अनुमान से, और 2027 के लिए तो उन्होंने अनुमान $12,000 से सीधे $13,500 प्रति टन कर दिया है। ये तो लगभग 12.5% का उछाल है। $13,500 प्रति टन, ये तो मौजूदा स्तरों से भी काफी ऊपर है। बाप रे। और सिटी बैंक का क्या कहना है? वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं? सिटी बैंक भी लगभग इसी लाइन पर है। उन्होंने अगले 3 महीनों और इस साल की चौथी तिमाही के लिए अपना अनुमान $10,000 से बढ़ाकर $10,500 प्रति टन कर दिया है, और उनकी उम्मीद है कि अगले साल यानी 2026 में कीमतें $12,000 प्रति टन तक पहुंच सकती हैं, और हो सकता है कि ये $14,000 के स्तर को भी छू लें, ऐसा उनका मानना है। $14,000, ये तो वाकई बहुत बहुत ऊंचे अनुमान है। ये दिखाता है कि बाजार में तांबे के भविष्य को लेकर कितनी मजबूत उम्मीदें पल रही हैं। बिल्कुल, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये अनुमान आ क्यों रहे हैं। ये उन्हीं दो मुख्य बातों पर आधारित हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की, सप्लाई की मौजूदा और संभावित दिक्कतें, और दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी, एआई जैसी वजहों से भविष्य में मांग बढ़ने की मजबूत उम्मीद। बैंक ये मानकर चल रहे हैं कि ये ट्रेंड्स जारी रहेंगे और तांबे की मांग सप्लाई से ज्यादा रहेगी, जिससे कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। पर यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ अनुमान है और बाजार कई बार अप्रत्याशित मोड़ ले लेता है। लेकिन हाँ, इन अनुमानों में जो बढ़ोतरी हुई है वो ये जरूर दिखाती है कि तांबे को लेकर फाइनेंशियल बाजार का नजरिया कितना बदला है। इसे अब सिर्फ एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल मेटल नहीं, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक धातु के तौर पर देखा जा रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा ही है? मतलब क्या सब कुछ तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है? क्या कोई ऐसे संकेत भी हैं जो इस तेजी पर थोड़ा सवाल उठाते हों या कहानी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हों? क्योंकि हम कुछ आंकड़े देख रहे थे जो शायद मांग में थोड़ी नरमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, खासकर चीन से। हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे संकेत सिर्फ तेजी की तरफ ही हैं। आपने चीन की बात की, जो बिल्कुल सही पॉइंट है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उपभोक्ता है, और वहाँ की इकोनॉमी कैसी चल रही है ये ग्लोबल डिमांड का एक बड़ा पैमाना माना जाता है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि चीन में फैक्ट्री गतिविधि मतलब मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सुस्त पड़ी है। सितंबर में वहाँ का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI 49.8 पर था, और ये लगातार छठा महीना था जब PMI 50 से नीचे रहा। अब 50 से नीचे PMI का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विस्तार नहीं हो रहा, बल्कि संकुचन हो रहा है, मतलब गिरावट आ रही है। तो अगर चीन में फैक्ट्रियां कम उत्पादन कर रही हैं, तो जाहिर है कि तांबे जैसी कच्ची धातुओं की उनकी जरूरत भी शायद कम हो सकती है। यह निश्चित रूप से मांग के लिहाज से एक चिंता का विषय तो है। अच्छा, तो एक तरफ सप्लाई की दिक्कतें कीमतों को ऊपर खींच रही हैं और दूसरी तरफ सबसे बड़े खरीदार के यहाँ मांग थोड़ी सुस्त पड़ रही है। ये तो विरोधाभासी संकेत हुए, है ना? क्या सप्लाई साइड से भी कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो पहली तस्वीर से मतलब किल्लत वाली तस्वीर से मेल नहीं खाते? हमने सुना था कि कुछ जगहों पर उत्पादन बढ़ा भी है। बिल्कुल, कुछ और आंकड़े भी हैं जो तस्वीर को थोड़ा संतुलित करते या कहिए कि और जटिल बनाते हैं। जैसे इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ICSG के आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में वैश्विक रिफाइंड तांबा बाजार में 57,000 मीट्रिक टन का अधिशेष यानी सरप्लस था। सरप्लस का मतलब है कि उस महीने उत्पादन मांग से ज्यादा रहा।
ये जून के आंकड़े से बिल्कुल उलट था, जब बाजार में 14,000 मीट्रिक टन का घाटा मतलब डेफिसिट था। तो कम से कम जुलाई में सप्लाई मांग से बेहतर रही। इसके अलावा चिली में जहां हमने कोडेल्को की खदान में दिक्कत की बात की, वहीं दूसरी तरफ कोडेल्को ने खुद और दुनिया की सबसे बड़ी तांबा खदान BHP की एस्कोंडीडा, इन दोनों ने जुलाई में पिछले साल के मुकाबले उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की। तो मतलब कुछ प्रमुख जगहों पर उत्पादन बढ़ा भी है। ओके, और चीन का अपना उत्पादन कैसा चल रहा है? वो भी रिफाइनिंग तो बढ़ा रहा था शायद। हाँ, चीन का रिफाइंड तांबे का उत्पादन अगस्त में पिछले साल की तुलना में 14.8% बढ़कर 13 लाख टन हो गया, जो एक रिकॉर्ड स्तर है। और चिली को भी अपनी कुछ खदानों में दिक्कतों के बावजूद उम्मीद है कि इस साल उनका कुल तांबा उत्पादन पिछले साल से ज्यादा रहेगा। इतना ही नहीं, चीन का रिफाइंड तांबा उत्पादन 2025 में एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसे ऐसे देखिए, एक तरफ इंडोनेशिया और चिली की कुछ बड़ी खदानों में रुकावटें हैं जो चिंता पैदा कर रही हैं, ये कीमतें बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ चीन अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ा रहा है और कुछ दूसरी बड़ी खदानें उत्पादन बढ़ा रही हैं। साथ ही चीन की अपनी अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ी अनिश्चितता है। ये मांग पर सवाल उठाता है। ये सब मिलकर एक मिली जुली थोड़ी कंफ्यूजिंग तस्वीर बनाते हैं। बाजार इन सभी संकेतों को तौलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इतनी उठापटक है। तो ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना रिकॉर्ड कीमतों को देखकर पहली नजर में लगता है। कई सारी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं, कुछ कीमतें बढ़ाने वाली, कुछ शायद घटाने वाली या कम से कम रोकने वाली। बिल्कुल, ये एक तरह की रस्साकशी चल रही है, आप कह सकती हैं। एक तरफ है सप्लाई की चिंताएं, जैसे ग्रासबर्ग वाला मामला, चिली की गिरावट और भविष्य की मजबूत मांग की उम्मीदें, ग्रीन एनर्जी, AI, सैन्य खर्च, ये दोनों मिलकर रस्सी को तेजी की तरफ खींच रहे हैं। दूसरी तरफ है वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती, खासकर चीन का PMI, कहीं कहीं उत्पादन में बढ़ोतरी, जैसे चीन की रिफाइनिंग, कुछ खदानें, और बीच बीच में दिखने वाला बाजार सरप्लस। ये ताकतें रस्सी को मंदी की तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि पलड़ा तेजी वाली ताकतों का भारी है, इसीलिए कीमतें ऊपर हैं, लेकिन दूसरी ताकतें भी मौजूद हैं और अपना असर डाल सकती हैं। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि तांबे का बाजार इस वक्त कई विरोधाभासी संकेतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड कीमतें बता रही हैं कि सप्लाई की चिंताएं और भविष्य की मांग की उम्मीदें फिलहाल हावी हैं। इंडोनेशिया और चिली जैसे बड़े उत्पादकों की दिक्कतें इसमें मतलब आग में घी का काम कर रही हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दुनिया की फैक्ट्री चीन थोड़ी धीमी चल रही है, जिससे मांग पर असर पड़ सकता है, और कुछ जगहों पर उत्पादन बढ़ भी रहा है और कभी-कभार बाजार में सरप्लस भी दिख जाता है। ये चीजें अनिश्चितता बनाए रखती हैं और शायद कीमतों की बेतहाशा तेजी पर कुछ लगाम भी लगा सकती हैं। एकदम सही कहा आपने। मुख्य बातें यही हैं अगर हम समेटे तो। पहला, तांबे की सप्लाई चेन इस वक्त नाजुक है, फ्रिजाइल है। छोटी मोटी घटनाएं भी कीमतों पर बड़ा असर डाल सकती हैं, जैसा हमने देखा। दूसरा, लंबी अवधि में मांग बढ़ाने वाले कारक जैसे ग्रीन ट्रांजिशन और AI का विस्तार ये बहुत मजबूत नजर आते हैं। तांबे की जरूरत भविष्य में बढ़ने की ही उम्मीद है, इसमें कोई शक नहीं लगता। तीसरा, लेकिन छोटी अवधि में मतलब शॉर्ट टर्म में वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत, खासकर चीन का प्रदर्शन और उत्पादन के कुछ सकारात्मक आंकड़े, ये मिलकर बाजार को थोड़ा संतुलित कर सकते हैं या कम से कम तेजी की रफ्तार को धीमा तो कर ही सकते हैं। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी के ट्रेंड्स पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा आने वाले वक्त में। हम देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी और AI जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए तांबा कितना महत्वपूर्ण है, मतलब कितना क्रिटिकल है, और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी सप्लाई कितनी नाजुक है और कीमतों में कितना उतार चढ़ाव आ सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इस स्थिति को देखते हुए सरकारें या उद्योग जगत सप्लाई को स्थिर मतलब स्टेबल बनाने के लिए कुछ अलग तरह की रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सवाल है आज के संदर्भ में। बिल्कुल, ऐसी रणनीतियों पर विचार होना लाजमी है और शायद हो भी रहा होगा। हो सकता है कि हम देखें कि देश अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मतलब रणनीतिक भंडार बनाने पर ज्यादा जोर दें, ताकि ऐसी किल्लत के समय वे सप्लाई की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकें, कम से कम अपने लिए। दूसरा, रिसाइकलिंग पर और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है और दिया भी जा रहा है।
तांबा एक ऐसी धातु है जिसे बिना गुणवत्ता खोए बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। ये इसकी बड़ी खूबी है। रिसाइकलिंग बढ़ाने से नई खदानों पर निर्भरता कम हो सकती है और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। तीसरा, वैकल्पिक सामग्रियों पर शोध तेज हो सकता है, खासकर उन एप्लीकेशंस में जहां तांबे का विकल्प शायद संभव हो। हालांकि बिजली के सुचालन के मामले में तांबे का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद कुछ और जगहों पर विकल्प ढूंढे जा सकें। तो मतलब रणनीतिक भंडार, बेहतर रिसाइकलिंग और शायद नए विकल्पों की तलाश, ये कुछ रास्ते हो सकते हैं भविष्य की इन चुनौतियों से निपटने के लिए। ये सोचना बाकी दिलचस्प है कि सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कौन सी नई रणनीतियां उभरती हैं, खासकर जब एक तरफ तकनीक इसे और जरूरी बना रही है और दूसरी तरफ सप्लाई इतनी अनिश्चित नजर आ रही है। हाँ, ये देखना बहुत अहम होगा कि उद्योग और सरकारें इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, तांबा अब सिर्फ एक औद्योगिक धातु नहीं बल्कि भविष्य के विकास की एक कुंजी बन चुका है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।